नमस्कार। सबसे पहले डायरेक्टर डॉक्टर सुनी एम मैथ्यू, अली अवर जंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, उनका मैं धन्यवाद कहता हूँ। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटर श्री बी एन राव और श्री सुमन कुमार, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है दिव्यांगों के कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा, इस उपलक्ष्य में आज मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूंगा। ये वेबिनार हिंदी भाषा में मैंने बनाने की कोशिश की है, तो जो भी अगर कुछ आगे पीछे होता है तो कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे। तो आज इस वेबिनार में कुछ मुद्दे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे टीका क्या होता है, टीका किस तरह से काम करता है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण क्यों आवश्यक है, और थोड़ा बहुत जानेंगे कि जो अभी करंटली 2 तरह के अलग-अलग टीके मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और रिसेंटली स्पुतनिक 5 की भी एंट्री हुई है। तो ये किस तरह से काम करते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए टीकाकरण को किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि टीका क्या होता है। आज आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, मुझे जितने भी यहाँ वेबिनार अटेंड कर रहे हैं दर्शक हैं, उन सभी ने कोई ना कोई टीका बचपन में जरूर लिया है। जैसे ये बीसीजी का टीका है जो डे 3 या डे 5 में हम दिया जाता है, जो टीबी के खिलाफ काम करता है। उसके अलावा फिर 2 बूंद जिंदगी यानी पोलियो वैक्सीन, ये ऑलमोस्ट हर किसी ने लिया हुआ है। देन उसके अलावा मीजल्स, मम्स, रुपेला, इस तरह के वैक्सीन भी हमने लिए हुए हैं। इसके अलावा भी कई सारे वैक्सीन, जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, हमारे इर्द गिर्द उपलब्ध हैं। तो बेसिकली टीका क्या होता है कि टीका एक किसी रोग की प्रतिरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य अथवा पशु के रक्त में सुई की सहायता से डाला जाने वाला उसी रोग के कीटाणु जो कि कमजोर रूप से होते हैं, उसको टीका या वैक्सीन कहते हैं। ये बहुत ही मोटा मोटा और ब्रॉड तरीके से मैंने ये हिंदी में अनुवादित किया है वैक्सीन का डेफिनेशन। तो अभी जो आज का जो वेबिनार है, जो कोविड-19 वैक्सीन, इसके बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में मौजूद है। तो ये जो कोविड-19 वैक्सीन है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि टीका कैसे काम करता है, ये बहुत जानना जरूरी है। अगर हम ब्रॉडली देखेंगे कि किस तरह से हमारा टीका हमारे शरीर में काम करता है, तो बहुत सारे जो टीके के संदर्भ में जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो दूर हो सकते हैं। तो देखते हैं हाउ इट वर्क्स। जैसे आप ये उदाहरण में देख पा रहे हैं, ये चित्र में देख पा रहे हैं, तो ये हमारी इंडियन आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या करते हैं? ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, देश के नागरिकों की रक्षा करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे शरीर में भी एक इम्यून सिस्टम होता है। ये इम्यून सिस्टम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक है एक्सटर्नल इम्यून सिस्टम और दूसरा है इंटरनल इम्यून सिस्टम। तो एक्सटर्नल इम्यून सिस्टम ये हमारा स्किन, म्यूकोजा या नाक के बाल, नेजल हेयर्स, तो ये क्या करते हैं? बाहरी धूल, मिट्टी, कणों से हमारी रक्षा करते हैं। दूसरा है इंटरनल इम्यूनोलॉजिकल सेल्स, तो ये 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में फैगोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और रियलिटी प्रैक्टिकल उदाहरण से देखेंगे तो समझ लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो हमेशा बॉर्डर पे तैनात होते हैं। जैसे दुश्मन पे हमला होता है, सबसे पहले बीएसएफ डील करता है, उसी तरह से फैगोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स डील करते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन में टी सेल्स है और बी सेल्स है। इसमें बी सेल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, और यही एंटीबॉडीज कोरोना के खिलाफ काम करती है। तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। तो समझ लीजिए कोई मैसेंजर है या कोई इंफॉर्मेंट है जो हमको हमारे दुश्मन के बारे में बताता है। तो इसको हम एक वैक्सीन के तौर पर इसको देखेंगे। वैक्सीन यही काम करता है। तो जैसे हमें कोई संदेश मिलता है, कोई जानकारी मिलती है, तो हमारी सेना तैयार होती है, गन्स है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, हेलमेट्स है, इस तरह से पूरे सज्ज तैयार होते हैं। तो ये हमारी एंटीबॉडीज है। और जब सचमुच में दुश्मन का हमला होता है तो हमारी सेना अटैक करती है। उसी तरह से जब सचमुच में कोई पर्टिकुलर डिसीज का इन्फेक्शन होता है तो वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ती हैं। तो हमारी जो वैक्सीन होती है लगभग इसी तरह से काम करती है। वैक्सीन में क्या होता है? मरा हुआ बैक्टीरिया, वायरस या उसका पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल होता है, जो सुई से हमको दिया जाता है, और फिर हमारे शरीर में जाने के बाद उसके खिलाफ हमारे शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, और जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज उसको खिलाफ काम करती हैं। थोड़ा सा हम
जो कोविड पैंडेमिक है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोविड-19 फेफड़ों एवं शरीर को किस तरह से नुकसान करता है। अगर हमें इस पैथोलॉजी का थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, वैक्सीन किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में आइडिया आ जाएगा, तो बहुत सारी जो शंकाएं हैं इसको हम दूर कर सकते हैं। मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा हिंदी में, सामान्य लैंग्वेज में इस तरह के इस कोविड-19 इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारा कोविड वायरस है। इसके अंदर ये जो एस प्रोटीन होते हैं, स्पाइक प्रोटीन होते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन ही सबसे घातक होते हैं। ये कोविड SARS-CoV-2 इस वायरस को, ये स्पाइक प्रोटीन ही दूसरी वायरस से अलग करता है। तो होता यह है कि जैसे नाक से बाहर के वातावरण से, हवा से ये कोविड-19 वायरस नाक के द्वारा हमारे फेफड़ों में, हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है। ये कोविड-19 वायरस का एक खासियत है, ये वायरस सिर्फ लंग्स की कोशिकाओं को ही अफेक्ट करता है। जो स्पाइक प्रोटीन ये होते हैं, ये लंग्स की कोशिकाओं को एक रिसेप्टर होते हैं, उस रिसेप्टर को आके चिपक जाते हैं। जिस तरह से आप ये देख पा रहे हैं, ये स्पाइक प्रोटीन उस रिसेप्टर को चिपक जाते हैं, फिर उसके बाद रिसेप्टर से ये कोशिका के अंदर वायरस चला जाता है। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जैसे ये वायरस अंदर चला जाता है, ये वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये जैसे ही अंदर जाता है, हमारे जो कोशिकाएं जो होती है उसके न्यूक्लिक एसिड को अटैक करता है और तुरंत अंदर से बहुत तेजी से ये रेप्लिकेट हो जाता है, अलग अलग प्रोटीन्स बनाता है। तो जैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, जैसा मैंने अभी शुरुआत में बताया, तो जैसे ही कोई बाहर से पैथोजन शरीर के अंदर आता है, तो हमारा शरीर उसको एज अ, जो हमारे टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, उसको काउंटरएक्ट करता है। तो इस काउंटरएक्ट बॉडी के रिस्पॉन्स के कारण सबसे पहले हमें फीवर आता है। फीवर एक ऐसी चीज़ है, इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहा है, लड़ रहा है, उसका रिस्पॉन्स में हमें फीवर आता है। लेकिन होता यूं है कि ये अगर आपका जो होस्ट रिस्पॉन्स है, अगर आपके पास इम्यूनिटी कम है, आपके पास एंटीबॉडीज कम है और वायरल मल्टीप्लिकेशन का रेट आपके इम्यूनिटी से ज़्यादा हो जाता है, तो ये फेफड़ों की कोशिकाओं को मार देता है और अगल बगल की जो अच्छी कोशिकाएं होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचा देता है। उसके कारण पूरे फेफड़े में इन्फेक्शन फैल जाता है। जब फेफड़ों पे इन्फेक्शन फैल जाता है तो गैस ऑक्सीजन एक्सचेंज ठीक से होता नहीं है, तब हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फेफड़े ठीक से ऑक्सीजन हमारे शरीर को सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इस कारणवश हमें बाहर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से एक अप्रोक्सीमेटली मोटा तरीके से कोविड हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों को नुकसान करता है। सिर्फ फेफड़ों को ही नुकसान नहीं, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं। जैसा अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, जो पल्मोनरी फेज़ है, मतलब फेफड़ों की फेज़ है, इसमें सबसे पहले फेफड़ों को अफेक्ट करता है, उसके बाद वायरस होस्ट रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद होस्ट यानी हमारे शरीर, हमारे फेफड़े उस वायरस को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें साइटोकाइन ओवर प्रोडक्शन होता है। साइटोकाइन समझ लीजिए एक जंगल में एक पेड़ में आग लग गई है और उस पेड़ से बाकी पेड़ों में आग लगी है और पूरे जंगल में पूरा आग फैल गया है। इस तरह से ये साइटोकाइन्स जो होते हैं इन्फ्लेमेशन पूरे हमारे शरीर में फैला देते हैं। उसके साथ साथ लंग्स डैमेज होने के कारण सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कई बार होने के चांसेस होते हैं। कोविड में एक और तीसरी चीज़ पाई गई है, इसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोटिक फेज, मतलब हमारे शरीर में खून की गुठलियों का बनना। इसका एग्जैक्ट पैथोपैथोलॉजी अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, बट इसमें यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है वो बार बार उसकी खून की गुठलियां बन जाती हैं। इस कारणवश कई बार हार्ट अटैक आना, कई बार गैंग्रीन बनना, कई बार स्ट्रोक, इस तरह की चीज़ें पाई जाती है। जैसे अगर आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा, आज तक के जो फेमस पत्रकार थे मिस्टर रोहित सरदाना, ही डाइड बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक। सो ये प्रोथ्रोम्बोटिक फेज भी बहुत ही घातक है। यह सिर्फ SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 इन्फेक्शन में ही देखा गया है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा हम आज की जो कोविड-19 की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि सडन राइज, जो सेकंड पीक हम पहुंच गए थे, उसके कारण अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हमारे कंट्री में हमारा कंट्री उस ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उस तरह से रेडी नहीं था जिस तरह से ऑक्सीजन की डिमांड आई। तो बहुत सारा ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा है, उसी तरह से बेड अवेलेबल नहीं है।
बहुत सारी जो दवाई हैं, रेमडेसिविर है, टोसिलिजुमैब, इस तरह की जो दवाई होती हैं वो नहीं मिल पा रही है। अभी रिसेंटली पिछले 2 हफ्तों में म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं और सेम हालत स्मशान घाट में चिताओं के लिए भी, मतलब पोस्ट डेथ भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी भयावह स्थिति है और मैं बताना चाहूँगा कि सेकंड वेव से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उभर रहे हैं। स्पेशली जो नागपुर है, हमारे यहाँ पे अभी स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में काफ़ी स्थिति नियंत्रण में है। ये खुशी और अच्छी बात हमारे लिए हम कह सकते हैं। यह जो डाटा है, अगर आप देखेंगे इस डाटा में 15 फरवरी को सिर्फ 90 डेथ हुए थे पूरे कंट्री में। उसके बाद सडनली सेकंड वेव, हमारा ग्राफ सडनली राइज होता गया और लगभग ये 7 मई के फिगर्स है जिसमें लगभग 2.6 करोड़ केसेस हो गए हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.9 लाख डेथ हो गई हैं। उसमें यंग एज से लेकर जीरियाट्रिक से लेकर सभी व्यक्तियों की डेथ हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि जिसका लेक्चर का जो उद्देश्य है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। अगर एज अ फिजिशियन माने तो हमारे कंट्री में हर एक व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उन सभी के लिए कोविड-19 टीकाकरण ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रायोरिटी ग्रुप हमारे भारत सरकार ने घोषित किया था, सीनियर सिटीजन्स या एज ग्रुप ऑफ मोर देन 45 ईयर्स अलॉन्ग विद वेरियस कोमॉर्बिडिटीज, उसके साथ साथ दिव्यांग व्यक्ति भी उस प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं। तो जिसके कारण है, सबसे पहले कारण है कि नीचे दिए कारणों के कारण कोविड-19 होने का खतरा दिव्यांग व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक कारण इसके बारे में हम ढूंढेंगे। सबसे पहले है कि बुनियादी स्वच्छता उपायों को लागू करने में बाधा है। जैसे अगर आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, सिंपल अगर हैंड वॉश भी करना है तो आपको आपके बेड से उठना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर्स करने पड़ेंगे, व्हीलचेयर या फिर जो भी आपका मोबिलिटी डिवाइस है उसको लेते हुए आपको वॉशरूम तक जाना पड़ेगा। कई बार सैनिटाइजर खत्म हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इस कारणवश बेसिक हाइजीन प्रोसीजर्स दिव्यांग व्यक्तियों को एक्सेसिबल नहीं हो पाती हैं और यह स्थिति गाँव में, इंटीरियर रूरल एरिया में बहुत ही खराब है। दूसरा यह है सोशल डिस्टेंसिंग या शारीरिक दूरी बनाने में कठिनाई। स्पेशली शहरों में जो पैक्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे जल्दी से इजीली ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी की सुविधाएं नहीं होती हैं, उनमें शारीरिक दूरी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा है स्पेशली जो डीफ और ब्लाइंड दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करना, या जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कोविड-19 का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, हर 15 दिन में, हर 7 दिन में नई गाइडलाइंस आते हैं। लॉकडाउन के बारे में भी नई नई चीज़ें, नई नई इंफॉर्मेशंस डेली अपडेट होते हैं। तो कई बार ये सारी जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा कुछ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट के सर्कुलर्स हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण मैं कहना चाहूँगा कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ जो बीमारी होती है, ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड है, जो ऑलरेडी उनमें कुछ डिसीजेस होते हैं, उसके कारण उस बीमारी में कोविड-19 अगर हो जाता है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और तबीयत खराब होने की स्थिति बहुत बढ़ जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि उचित और समय पर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचाने में जो बाधाएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति, एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट ले लीजिए, अगर उनको तुरंत हॉस्पिटल जाना है तो सबसे पहले उनको कोई केयर गिवर लगेगा, उसके बाद उनको ऑटो रिक्शा या ट्रांसपोर्टेशन की मुहैया करानी पड़ेगी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे लॉकडाउन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो इस तरह की एक्सेसिबिलिटी जो होती है जो दिव्यांग व्यक्तियों को बहुत ही मुश्किल होती है। जैसे मैंने बताया, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाएं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे एम्स नागपुर है, पिछले 1 महीने से हमने पूरा हॉस्पिटल कोविड में कन्वर्ट किया है। हमने नॉर्मल ओपीडी शट डाउन की है। आई थिंक एम्स दिल्ली और जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने ओपीडी सेवाएं बंद की है। तो इस कारण जो इसेंशियल सर्विसेज है, इमीडिएट सर्विसेज है, वो भी नहीं मिल पाती है। अगर ऐसे में नए से कोई कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दिव्यांग व्यक्ति की तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सब कारणों से दिव्यांग व्यक्तियों को टीकाकरण पहुंचने में भी बहुत मुश्किलें होती है। तो ये जो मोटा मोटा हमने कारण जान लिए कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है। तो कोविड-19 से बचने के सिर्फ 2 ही आज के समय में मैं कहना चाहूँगा परमानेंट उपाय है। सबसे पहले है टीकाकरण और दूसरा है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड अदर मेजर्स।
टीकाकरण के बारे में मैं मेरा खुद का उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। अप्रैल महीने में मुझे खुद को कोविड हुआ था। मैंने सबसे फर्स्ट डोज ऑफ कोविशील्ड मैंने जनवरी में लिया था और सेकंड डोज अप्रैल में लिया था। जो कोविड-19 मुझे हुआ, टीकाकरण ठीक से होने के कारण मैंने सिर्फ कुछ मामूली दवाई गोलियों से और घर पे ही मैंने मैनेज किया। एम्स नागपुर के जितने भी डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हुए जो टीकाकरण के बाद, किसी को भी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी व्यक्ति, सभी डॉक्टर जितने भी मेरे ज्ञात में हैं, जिसको टीका लग चुका है, वो सभी सिर्फ घर पे होम आइसोलेशन पे, ओरल मेडिकेशंस पे वो ठीक हो चुके हैं। तो अभी भारत में जो उपलब्ध टीके हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन हमारे यहाँ जनवरी से ही उपलब्ध है। इसके अलावा रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन इसी लास्ट वीक ही हमारे मार्केट में उपलब्ध है और जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 995 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली तय की गई है। डॉक्टर रेड्डीज इसको सप्लाई कर रहा है। तो थोड़ा सा विस्तार से हम जानते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में। ये दोनों वैक्सीन किस तरह से बनाई गई और किस तरह से ये काम करती हैं, ये हम जानेंगे। तो वैक्सीनेशन के बारे में जो हमारे संभ्रम है, जो शंकाएं हैं और जो डाउट्स है, थोड़ा बहुत क्लियर होने में हमें मदद मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन हमारी मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाई गई वैक्सीन है। तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो हमारा SARS-CoV-2 कोविड-19 का जो वायरस होता है, ये आरएनए वायरस है, कोरोना वायरिडी फैमिली से। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये जो स्पाइक्स होते हैं, जो नोकीली चीजें होती हैं, ये स्पाइक्स से अटैचमेंट होता है। यह मैंने पहले भी आपको बताया है। तो कोवैक्सीन में क्या करते हैं, ये कोरोना वायरस को हम अर्धमरा कर देते हैं। ये बीटा प्रोपियोलैक्टोन नामक एक केमिकल होता है, उसको हम केमिकल का इस्तेमाल करते हुए उसको हम इनएक्टिवेट करते हैं। फिर ये इनएक्टिवेटेड वायरस सॉल्यूशन में डालते हुए वैक्सीन से हम हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन से हमें दिया जाता है। उसके बाद जब ये इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस हमारे शरीर में जाता है, तब हमारे शरीर के अंदर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, ये इसको खा जाते हैं। फिर जो स्पाइक्स प्रोटीन्स होते हैं इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये स्पाइक प्रोटीन हेल्पर टी सेल्स जो होती है, जो टी सेल्स मैंने शुरुआत में बताया, उनको ये एक्टिवेट करते हैं। फिर ये हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, जो बी सेल्स होते हैं, जो बी सेल्स का काम है एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बनाना, प्रोड्यूस करना, ये बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स क्या करते हैं, बहुत सारी मात्रा में एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बना देते हैं। तो जब हमें एक्चुअल SARS-CoV-2 या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, तुरंत उस कोरोना वायरस को अटैक करते हैं, उसको मार देते हैं और हमारा इन्फेक्शन या कोरोना वायरस मल्टीप्लाई नहीं होता है और इस तरह से हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। देन कोविशील्ड किस तरह से काम करता है। ये कोविशील्ड लगभग 6 से 7 करोड़ लोगों में कोविशील्ड दिया गया है और अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन दी गई है। ये इसका साइंटिफिक नेम है CHAdOX1 and CoV-19। CH मतलब सिंपांजी, AD मतलब एडिनोवायरस, OX मतलब ऑक्सफोर्ड 1, कोव मतलब कोविड-19 वायरस। तो ये कोविशील्ड किस तरह से काम करता है, इसके पहले मैं छोटा सा एकदम शॉर्ट में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। आपने ये ट्रॉय मूवीज देखा होगा या स्पार्टा और ट्रोजन वॉर जो हुआ था, उसमें एक क्या हुआ था कि ट्रोजन आर्मी हमेशा जीत रही थी, स्पार्टा के लोगों को वो नहीं स्पार्टा के लोग नहीं जीत पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी का घोड़ा बनाया, लकड़ी के घोड़े के अंदर अपने एक सोल्जर छुपा दिए और वो घोड़ा उन्होंने उनके गेट के सामने छोड़ दिया। ट्रॉय के लोगों ने उस घोड़े को अंदर ले लिया। जब रात हुई तब जो सोल्जर घोड़े के अंदर छुपे थे वो बाहर आए, उन्होंने गेट खोला और उस तरह से स्पार्टा के लोगों ने ट्रॉय को हरा दिया, ट्रोजन लोगों को हरा दिया। तो कोविशील्ड जो है लगभग मोटा मोटा इसी तरह का एक काम करता है। ये घोड़े के एवज में उन्होंने यूज किया है एडिनोवायरस का। ये एडिनोवायरस एक एजेंट की तरह काम करता है। तो ये लगभग 50 साल पुरानी एडिनोवायरस की टेक्निक है जो एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने, इन्होंने दोनों ने मिलकर बनाई है और एडिनोवायरस का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। तो एडिनोवायरस हमने कहाँ से लिया है? ये एडिनोवायरस हमने चिंपांजी से लिया है। ये एडिनोवायरस की एक खासियत ये होती है कि एडिनोवायरस हमारे शरीर में जाने के बाद फटाफट मल्टीप्लाई नहीं करता है, वो स्टैटिक होता है।
तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले कि जो स्पाइक प्रोटीन बनाने का जो आरएनए का पर्टिकुलर पार्ट है वो कोविड-19 वायरस से उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से उसको कट कर दिया। फिर वो पर्टिकुलर आरएनए जीनोम को उन्होंने एडिनो वायरस के अंदर डाल दिया और एडिनो वायरस को इस तरह से उन्होंने बनाया कि जब वो एडिनो वायरस हमारे शरीर में जाएगा तो वो सिर्फ वो स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, ना कि पूरा कोरोना वायरस। इसको ध्यान से समझिए, मतलब कोविशील्ड हम लेते हैं तो कोविशील्ड में हम एडिनो वायरस ले रहे हैं और एडिनो वायरस के अंदर थोड़ा सी मात्रा में है स्पाइक प्रोटीन बनाने का जीन। कोविशील्ड में जैसे इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस होता है उस तरह का कोई भी चीज नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिक एडिनो वायरस हम वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। फिर क्या होता है, ये जो एडिनो वायरस है, ये एडिनो वायरस हमारे शरीर के सेल कोशिका के अंदर जाता है, फिर उसको डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद जो जेनेटिक मटेरियल है वो अंदर चला जाता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डीएनए को आरएनए में बदल जाता है। फिर ये आरएनए ट्रांसलेट होता है और स्पेसिफिक स्पाइक प्रोटीन बनाता है। 3 स्पाइक प्रोटीन बनने के एक साथ कंबाइन होने के बाद एक स्पाइक बन जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो कोविड का स्पाइक है, स्पाइक ये हमारे शरीर के बाहर आ जाता है। जैसे स्पाइक डिटेक्ट हो जाता है, फिर हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उस पर्टिकुलर स्पाइक को पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल्स का काम जो होता है एंटीबॉडीज बनाना, मतलब बहुत भरपूर मात्रा में एंटीबॉडीज हमें बनाई जाती है। ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 डोज में हमें दी जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एंटीबॉडीज ठीक मात्रा में बने, एडिक्वेट मात्रा में हमारे शरीर में बन जाए। तो जैसे मैंने बताया, जब रियल में इन्फेक्शन होता है तब ये एंटीबॉडीज वायरस उस पर्टिकुलर कोरोना वायरस को नष्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इस व्याख्यान के आखिरी पड़ाव में आते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को लिए टीकाकरण को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, ये मेरे पर्सनल सुझाव है। इसके अलावा भी बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं। मुझे जो लगता है मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। तो सबसे पहले है दिव्यांग व्यक्तियों में जागरूकता। मैं तो कहना चाहूँगा दिव्यांग ही नहीं, आम जनता में भी जागरूकता की बहुत 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 आवश्यकता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। नागपुर से लगभग एक 150-200 किलोमीटर मेरे कजिन ब्रदर का गांव है। तो मैं उसको कोविड हुआ था तो मैं इसको छोड़ने गया था। तो अगल बगल के गांव के लोग पूछते हैं कि अभी भी पूछते हैं कि कोरोना है क्या, इज देयर कोविड-19 इन्फेक्शन, या अभी भी मनगढ़ंत कहानियां हैं। अब उस व्यक्ति को अगर कोई टीका देवे तो उसको बोले कि ये कोरोना का टीका है तो वो साफ मना कर देते हैं। इंटीरियर्स में बहुत ही टफ सिचुएशन है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे समाज के ग्रुप अभी भी बोलते हैं कि हमें टीके की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि कोविड-19 है ही नहीं। तो इसी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारा भ्रम फैले हुए हैं। तो इस भ्रम को हम सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविजन से हम दूर कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके द्वारा हम छोटे वीडियो बना सके या छोटे लीफलेट्स बनाते हुए या छोटे छोटे टॉक ऑर्गेनाइज करते हुए हम इसको जागरूकता फैला सकते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अटपटे मैसेज आते रहते हैं। जैसे मेरा खुद का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। नागपुर शहर में 16 जनवरी को सबसे पहले टीकाकरण लग गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में डे 2 को एक व्यक्ति की डेथ हुई। अब तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज फैल गया कि कोरोना के कारण डेथ हो रही है। जब उसका बाद में एनालिसिस किया गया तो एक्चुअल डेथ का कारण कुछ और ही था। तो इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेक वीडियोस बहुत सारे फैलते रहते हैं। तो जितने भी जागरूक संगठन है, जितने भी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए काम करती है, तो इस फेक मैसेजेस को दूर करते हुए हमको करेक्ट मैसेजेस फैलाने हैं। सोशल मीडिया इज अ डबल एज स्वॉर्ड। तो हमको सोशल मीडिया का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें विविध दिव्यांग संगठन है, दिव्यांग माता पिता के सहायता समूह है, उनके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके फेसबुक पेज हैं, तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तीसरा मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। कुछ दिव्यांगता है ऐसी होती है जिसके अंदर अंडरलाइंग डिसऑर्डर्स होता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस अफेक्टेड पर्सन है, या फिर थैलेसीमिया, सीवियर सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया के हैं जिसमें थोड़ी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह लेनी है। उनको पूछना है कि किस तरह से वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ पाए हैं। डायरेक्टर मैडम ने शुरुआत में एक सवाल पूछा कि पीडियाट्रिक्स की पॉपुलेशन के लिए
क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कोविशील्ड को लास्ट वीक की परमिशन मिली है कि एज ग्रुप 3 से 18 तक के नॉर्मल बच्चों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दी गई है, वो भी इमरजेंसी यूज़ में। तो बच्चों के लिए अभी कोई डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ना कंपनी से ना भारत सरकार से, लेकिन इस बारे में पहल शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से और कोविशील्ड को आई थिंक ये परमिशन दी गई है। इसके अलावा सब दिव्यांगता पर इलाज कर रहे सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल या संस्था या गैर सरकारी संस्था जागरूकता अभियान चलाएं। खुशी की बात यह है कि इसी के तहत आज ये वेबिनार का आयोजन किया गया अली अवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी रीजनल सेंटर नोएडा की तरफ से। तो मैं फिर से उनका आभार प्रकट करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस वेबिनार का आयोजन किया। इस तरह के वेबिनार्स बार बार अलग अलग जगह पे होने चाहिए और रीजनल लैंग्वेज में मैंने कहना चाहूँगा, जैसे साउथ है उनकी लोकल लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्ट की लोकल लैंग्वेज है। तो मेरा सुझाव ये है कि जितने भी CRCs है इस तरह के वेबिनार्स अपने रीजनल लैंग्वेज में करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके। तो दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के बारे में वर्तमान स्थिति के बारे में मैं कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एग्जैक्ट डाटा अभी ना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट पे है ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे है कि कितने दिव्यांगों को एग्जैक्टली टीकाकरण हुआ है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस तरह का अभी डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये पूरा सिस्टम कोविन ऐप के द्वारा हो रहा है या कोविन वेबसाइट के द्वारा हो रहा है, तो बहुत आने वाले समय में हमें एग्जैक्ट स्थिति पता चल सकती है। ये लास्ट इन द मंथ ऑफ मई 44 टू 59 ईयर एज ग्रुप की जो 20 कोमॉर्बिडिटीज है उसमें आप देख पाएंगे सबसे आखिर में पर्सन विद डिसेबिलिटी ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और एसिड अटैक विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैविंग हाई सपोर्ट नीड्स और मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डीफ एंड ब्लाइंडनेस, ये लास्ट वाली लाइन में उन्होंने दिया है। हालांकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 के ऊपर हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया, अलाउ किया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी उस तरह की परेशानी, उस तरह की दिक्कत अभी हमें नहीं आनी चाहिए। इस बीच कुछ संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल किया गया था कि हमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रायोरिटाइजेशन देना चाहिए, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट टीका देना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत ही आवश्यक है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि जो कारण है दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण बहुत ही प्रायोरिटी पे देना चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। इसमें भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अलग अलग सेंटर्स हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनको टाई अप करते हुए, जो CRCs हैं उनको टाई अप करते हुए एक डेडिकेटेड सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर बनाते हुए हम ये कह सकते हैं। जैसे डायरेक्टर मैडम ने बताया, हमारे नागपुर में CRC नागपुर में डॉक्टर विठल पुरी है और मेरे कलीग हैं, और जो CRC नागपुर के डायरेक्टर हैं, जैसा मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ डेडिकेटेड वैक्सीनेशन सेंटर नागपुर में उपलब्ध होने वाला है। इस तरह की पहल अलग अलग शहरों में जरूर किया जा सकता है और एक मास वैक्सीनेशन ड्राइव हम कर सकते हैं। तो अंत में टू कंक्लूड, जो सारांश है कि कोविड-19 की जो कहर बरसाती दूसरी लहर है और बहुत सारे स्पेकुलेशंस तीसरी लहर के बारे में किए गए हैं, जैसे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकता है, तो ऐसे में दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। तो वैक्सीनेशन इज द ओनली ऑप्शन, वैक्सीनेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू टैकल दिस कोविड-19 इन्फेक्शन। सो जो दिव्यांग व्यक्ति है या उससे जुड़े हुए संगठन है, माता पिता के सपोर्ट ग्रुप है, गैर सरकारी संस्था है, इन सभी लोगों ने पॉजिटिवली सकारात्मक रहते हुए जल्द से जल्द टीकाकरण कराएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे सवाल आप पूछेंगे, बहुत सारी क्वेरीज आप पूछेंगे और उसका हम जवाब दे पाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।